आज के दौर में सबसे ज़्यादा परेशान यूथ है। यूथ की वो 3 टॉप 3 अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, यूथ के प्रॉब्लम्स अगर सोशल लेवल पर लेना चाहें तो हम कहेंगे भाई अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद जी, है ना। हम उनके बारे में ये कहेंगे कि फैमिली इश्यूज हैं, शादी लेट से करते, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन एज ए काउंसलर जब मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से सबसे बड़ा इश्यू है मेंटल हेल्थ का इश्यू। आमतौर पर नौजवान मेरे पास जब आते हैं तो कहते हैं भाई देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन प्लेट। एक टर्म इस्तेमाल करें, मतलब ये वो पैसे वाला भी बनना चाहते हैं रातों रात, वो दुनिया टूर करना चाहते हैं, वो बड़ा बिजनेस सेट करना चाहते हैं, वो फलां करना चाहते हैं, बड़े राइटर बनना चाहते हैं, बड़े किताब पढ़ने वाले बनना चाहते हैं, हफ्ते में 1 किताब पढ़ेंगे, 4 किताबें पढ़ेंगे। मतलब इतनी चीजें हैं उनके पास, कर कुछ नहीं पाते। यूथ के मेंटल इश्यूज़ क्या हैं? आप एक काउंसलर हैं सर और आपके सामने बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं। तो कुछ कभी कुछ ऐसी स्टडीज़ बताइए जो आपको बिल्कुल शॉक कर दिया हो, यार ये क्या है, ऐसे कैसे? एक लड़का जो है वो एक दीवानगी की कैफियत थी उस पर, और फिर मैंने जब गुफ्तगू की तो उसने बताया कि मास्टरबेशन का वो आदी हो गया है और दिन में 20-20 मरतबा इस काम में लगता है। शादियाँ हो रही हैं और शादियों के बाद फ़ौरन तलाक के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? और पहले ज़माने में होता था जनरली मेल डोमिनेंट होता था, सख्ती वो करता था, औरत बेचारी मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब औरत भी डोमिनेट हो जाती है, मर्द बेचारा हो जाता है कभी कभी, उस पर अफसोस होता है। तो मेल साइकोलॉजी है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल मैरिज। औरत का ऐसा नहीं है। गुड पेरेंटिंग क्या है और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए बच्चों के ऊपर? गुड पेरेंटिंग जो है, कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है। जो देना होता है वो लव देना है, बच्चों को रेस्पेक्ट देना है, उनके ईगो को डेवलप करना है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उन्हें ये फीलिंग देना है कि योर फादर इज देयर ऑलवेज फॉर यू। मैं जब जाता हूँ तो कहीं मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं अमीन साहब हमारा बच्चा देखिए 12th एग्जामिनेशन करीब है, पढ़ता नहीं। हम पूछते हैं उनसे पढ़ना क्या जरूरी है, तो वो चौकन्ना हो जाते हैं, फिर कैसे जिंदगी होगी। पढ़ना है अगर बच्चे को तो मोटिवेट करें। आप डिग्रेड करें कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तो और खराब है। कभी प्रेशर ना डालें। असल में क्या है मालूम है कि जहां हम फेल हो गए वो हमें एक शर्म रहती है, जी, यस। और चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो बने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं हाबुल पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे मैरिज काउंसलिंग और पेरेंटिंग को लेकर के। इन सब इश्यूज़ पे जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काउंसलर एस अमीनुल हसन साहब। तो हसन साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सर, आप एक काउंसलर हैं और काउंसलर की ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं और काउंसलिंग है क्या चीज़ बेसिकली? लोग हर आदमी को काउंसलर कह देता है, लेकिन बेसिकली काउंसलर है क्या? बड़ी खुशी हुई आपने आपके इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। एक तो काउंसलर होता है पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, म्युनिसिपल काउंसलर होता है जिसके स्पेलिंग में CI लिखा जाता है, और एक काउंसलर होता है जिसमें SELOR लिखा जाता है। वो काउंसलर वो होता है जो रहनुमाई देता है, मशवरे देता है, और कोई आदमी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, वहाँ से निकलना चाहता हो, नफ्सियाती मसाइल, मेंटल हेल्थ के इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मूड इश्यूज, तो निकलने में जो हेल्प करता है, मदद करता है, उसको काउंसलर कहते हैं। जी। तो काउंसलिंग एक प्रोफेशन है। हुँ। काउंसलिंग बहुत नाजुक प्रोफेशन है, इसलिए कि आप लोगों की जिंदगियों से और उनके मेंटल हेल्थ कंडीशन से जो है काम करते हैं, डील करते हैं। फिजिकल एलिमेंट में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवाई वो देता है और उससे रिएक्शन हो जाए तो उसका एंटीडोट देकर फौरन जो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन काउंसलिंग में आप कोई गलत बात कह दें, कोई जी, आपने गलत जजमेंट कर लिया किसी के बारे में, किसी के बारे में कह दिया कि तुम बदल ही नहीं सकते, जी। तुम्हारा दिमाग ही बिल्कुल खराब है, हुँ, हुँ। तो उसका मतलब ये कि हमने प्रोग्रामिंग कर दी। अब उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत जो बदलने की गुंजाइश थी वो भी नहीं होगी, खत्म हो और गई। जो बात थी जो नहीं थी हमने उसके जहन में डाल दिया कि तुम्हारा जहन बदल नहीं सकता, तुम जी। बदल नहीं सकते, तुम जिद्दी हो, हुँ, हुँ। तुम उज्जड़ हो। कोई भी बात जो काउंसलर करता है जी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसका पूरा तजिया करने के बाद जब प्रॉब्लम हमारे सामने आता है
तो बड़े प्रॉब्लम को हमेशा लाइटर करना पड़ता है। अरे भाई आपको तो डिप्रेशन है, ये कह देंगे तो एक बंदा जो डिप्रेशन के लोअर लेवल पर है वो हायर लेवल पर चला जाएगा। ठीक है। अब मुझसे कहेंगे देखिए ये आज आम बात है, आपको भी जरा जहनी परेशानी है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, जहन आपके कंट्रोल में, आप कंट्रोल कर लीजिए। तो ये जो काउंसलिंग है इट्स ए वेरी सेंसिटिव इश्यू। काउंसलर बहुत एहतियात से कह बात सकते हैं करता है। पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव। ठीक सर, कौन सी काउंसलिंग होती है जिसे आप करते हैं, टाइप ऑफ काउंसलिंग? जी, काउंसलिंग के बारे में एक बात पहले हम बता देते हैं। उमूमन लोग ये समझते हैं कि काउंसलर का मतलब है जिंदगी का कोई इश्यू होगा जो फिक्स करेगा, जो मसले को हल पेश करेगा। काउंसलर का काम ही नहीं है सोल्यूशन पेश करना, काउंसलर का काम बिल्कुल नहीं है सजेशन देना। हम एज ए काउंसलर जब बात करते हैं तो नॉन जजमेंटल होते हैं। कोई आदमी आया हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर, हम उसका जजमेंट ही नहीं करते। अरे कितना बुरा आदमी है भाई, कैसे बिहेव करता है अपनी बीवी के साथ, अरे कैसा बुरा लड़का है, मतलब गंदी आदतों में पड़ गया है। हमारा काम ही जजमेंट करना नहीं है, हमारा काम मशवरा नहीं देना है। फिर हम क्या ये नहीं करते हैं? कहते, फिर क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि साइंटिफिकली हम एम्पावर करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का अगर क्वारल हो जाए, हमारे दरमियान आए, तो हम पहले बताते हैं कि मैरिज कितनी खूबसूरत जो है चीज़ है, मैरिज कैसा इंस्टीट्यूशन है। फिर मैरिज में जब दो लोग आते हैं तो हम ये बताते हैं लड़के की ये नफ्सियात थी और लड़की की ये नफ्सियात थी। लड़के का प्रॉब्लम इसलिए पैदा हुआ कि उसने वीमेन को नहीं समझा, फीमेल को नहीं समझा, लड़की के साइकोलॉजी को नहीं समझा। और लड़की जब झगड़ा करती है शौहर से तो उसकी वजह ये कि वो शौहर को नहीं समझी। तो हम बता देते हैं सिर्फ मर्द और औरत की साइकोलॉजी, तब उनको समझ में आता है। कभी हम बता दें तो सब बाउंड्रीज होते हैं, बीवी की बाउंड्री अलग है, शौहर की बाउंड्री अलग है, फैमिली की बाउंड्री अलग है। हर एक को अपनी बाउंड्री में आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम टेक्निकल बातें करते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं। हमारा काम नहीं है सोल्यूशन देना, सोल्यूशन लोग दरियाफ्त करते हैं, इसलिए कि कोई इंसान किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। सर, इसी में एक मेरा सवाल है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा परेशान यूथ है। यूथ की वो टॉप 3 अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए यूथ के प्रॉब्लम्स अगर सोशल लेवल पर लेना चाहें तो हम कहेंगे भाई अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है ना। हम उनके बारे में ये कहेंगे कि फैमिली इश्यूज हैं, शादी लेट से करते, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन एज ए काउंसलर जब मैं बात कर रहा हूं तो यूथ के किसी भी कम्युनिटी से वो आदमी मुताल्लिक हो, इममेटेरियल कम्युनिटी रिलीजन कोई मामला ही नहीं है। यूथ इज यूथ। यूथ के जो प्रॉब्लम है आज, उनमें से सबसे बड़ा इश्यू है मेंटल हेल्थ का इश्यू। मेंटल हेल्थ जब कहते हैं तो पहले क्या होता था, मेंटल सिकनेस, जहनी बीमारी, ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे। अब ऐसा नहीं है। जो टेक्निकल टर्म होता है वो मेंटल बर्डन कहा जाता है, एक बोझ है जहन पर। तो नई नस्ल की एक मेजॉरिटी वो है जो इस वक्त मेंटल बर्डन से गुजर रही है। तो हम इसकी तफसीलात बात कर सकते हैं जी, जी आपको अगर चाहिए तो। जी बताइए। अभी बात करना है? हाँ, बताइए। हाँ, नंबर 3 में नंबर 1 है ये मेंटल बर्डन। मेंटल बर्डन का मतलब ये है कि नई नस्ल जो है वो गैजेट से एडिक्टेड है। जी। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी है ये। तो अब उसके पास रील देखने की आदत है, सुबह शाम रील देखता है। रील देखने के नतीजे में मेंटल बर्डन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है। ओ। और इंफॉर्मेशन का ज्यादा होना खुद जो है एक नुकसान है। एक किताब है नॉलेज इज कर्स, यानी बहुत ज्यादा इल्म, इंफॉर्मेशन, वो खुद एक लानत बन जाती है, कर्स है वो। तो अब इनके पास इतना नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जहन पर एक बोझ रहता है, उनका जहन थक जाता है, सो नहीं पाते, इनसोमनिया है, रात में देर से सोते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है जिसको मेंटल बर्डन कहते हैं। आमतौर पर नौजवान मेरे पास जब आते हैं तो कहते हैं भाई देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन प्लेट। एक टर्म इस्तेमाल करें, मतलब ये वो पैसे वाला भी बनना चाहते हैं रातों रात, वो दुनिया टूर करना चाहते हैं, वो बड़ा बिजनेस सेट करना चाहते हैं, वो फलां करना चाहते हैं, बड़े राइटर बनना चाहते हैं, बड़े किताब पढ़ने वाले बनना चाहते हैं, हफ्ते में 1 किताब पढ़ेंगे, 4 किताबें पढ़ेंगे, मतलब इतनी चीजें हैं उनके पास, कर कुछ नहीं पाते, कच करूँ। मेंटल बर्डन हो जाता है। सेकंड। तो सेकंड तो मैंने कहा कि फोन एडिक्शन है।
ये नई नस्ल का एक बड़ा इश्यू है। और तीसरा है मूड स्विंग, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये मूड का मसला है। इसे थोड़ा-सा सर डिस्क्राइब करिएगा, जो आप तीसरा वाला जो टर्म बता रहे हैं, उसे थोड़ा-सा सोसाइटी कैसे इसे सोसाइटी निजात में पा आप सकती है? देखेंगे, हुँ, कोई भी कम्युनिटी से मुताल्लिक हो, नौजवानों की जिंदगी के अंदर टॉलरेंस कम हो गया, टॉलरेंस लिमिट कम हो गया, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस। हुँ, पिछले जमाने में होता यह था कि नौजवान, तरबियत होती थी, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते थे, हुँ, एक दूसरे शख्सियत का एहतराम करते थे। ट्रैफिक में दो बाइक्स टक्कर हो जाए तो अच्छा भाई चलो ठीक होता, देख देख के चलो भाई, जरा एहतियात से चलो, ये कहकर निकल जाते थे। अब वो टॉलरेंस लिमिट कम हो गई है, तो उसके नतीजे में टकराव ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा। पहले माँ बाप कुछ कहते तो अंदर से गुस्सा भी आता, तो समझता क्या करे, हमारे माँ बाप समझते नहीं, ये कहकर अंदर घूंट पी कर रह जाते थे। अब नहीं है, टॉलरेंस लिमिट कम हो गया, तो माँ ने एक नसीहत की तो फौरन रिएक्ट करेगा बच्चा, फौरन बाप से रिएक्ट करेगा। हुँ, भाई बहनों में बड़ी दोस्ती होती थी, कुछ बात आगे पीछे हो जाए तो टॉलरेट कर लेते थे। अब टॉलरेंस कम हो गई, तो इसके नतीजे में जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कम्युनिटी वाइज भी हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहा करते थे। कोई एक बात अगर आ गई न्यूज में, तो कहते भाई ये तो बाहर की बात है, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम हुँ, तो मिलजुल के रहते हैं। हुँ, तुम्हारे फेस्टिवल में हम आते हैं, हमारे फेस्टिवल में तुम आते हो। अब ऐसा नहीं है, दुनिया में कहीं कुछ और होता है, तो हमारा टॉलरेंस लेवल कम होने के नतीजे में हम आपस की दोस्तियां भी खत्म कर लेते हैं। हुँ, तो ये टॉलरेंस लिमिट कम हो गई है, थ्रेशोल्ड कम हो गया है ना, नीचे हो गया है। ये एक बड़ा मसला है मूड स्विंग में। हुँ। अच्छा वो सर, यूथ के मेंटल इश्यूज़ क्या हैं? आप एक काउंसलर हैं सर, और आपके सामने बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं। तो कुछ कभी कुछ ऐसी स्टडीज़ बताइए जो आपको बिल्कुल शॉक्ड कर दिया हो, यार ये क्या है? ऐसे कैसे? इश्यूज, केसेस तो बहुत हैं। उनमें से एक केस ये है कि माँ मेरे पास अपने बच्चे को ले आई, और 15 साल की उम्र होगी लड़के की। जी। अब माँ ने ये मुझसे कहा कि लड़का जो है देखिए रात में देर से आता है, या रात में चला जाता है 11-12 बजे अपने दोस्तों के पास, दोस्तों की बड़ी आदत, दोस्तों से बड़ी मोहब्बत, जरा इसको बताइए कि इतनी ज्यादा दोस्ती ना हो। अब भोली भाली माँ यही समझती थी कि बस दोस्ती में ये वक्त बिता रहा है, लेकिन हमें तो अंदाजा हो जाता है, आंखों को देखकर पहचानते हैं, चेहरे को देखकर, बातों को देखकर। तो मैंने थोड़ा सा उसे खुरेदना शुरू किया, डिग डीप किया, तो मुझे अंदाजा हो गया क्या प्रॉब्लम है इसका। इसका प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्ट हो गया था लड़का। तो बाप एक जगह प्रोफेसर है, वो दूसरे शहर में रहते हैं, माँ यहाँ रहती है, तो माँ अकेले बच्चे को संभाल रही है। इसकी समझ में भी नहीं आ रहा है, अब माँ कम पढ़ी लिखी है। तो लड़का क्या करता है, 12 बजे 11 बजे चला जाता है घर से किसी तरह से। माँ जब लॉक करके रहती है तो किसी तरीके से बाहर चला जाता है, और दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, ड्रग लेता है, सुबह में 5-6 बजे आता है। तो फिर मैंने उसकी माँ को बताया कि असल प्रॉब्लम ये है, तो वो चौकन्ना रह गई। तब उसने कहा अरे ये बात है, मोबाइल फोन मेरे पास लेता है और कुछ करता है, बाद में हमारे शौहर जब पूछते हैं तो हिसाब किताब में 2000-4000 तो ये निकालते रहते हैं मेरे पास जीपे से। तो ये छोटी उम्र में सही तरबियत, सही वो माँ बाप की जो है प्रेजेंस नहीं होने के नतीजे में बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं 14 साल 15 साल की उम्र में। तो ये इस तरह की एक हिस्ट्री है हमारे पास, केस एक है। एक केस ये आया कि एक लड़का, मोबाइल एडिक्शन, एकदम डीप डाउन। मोबाइल एडिक्शन का प्रॉब्लम ये होता है, इस पर हम और तफसील से बात कर सकते हैं, चाहें तो बाद में बात करेंगे। वो ये है कि मोबाइल एडिक्शन के नतीजे में आदमी एकदम ढीला हो जाता है, काम करने के लायक नहीं होता, डिसफंक्शनल हो जाते हैं नौजवान। तो रात भर रील्स में रहते हुँ, हैं, मोबाइल में रहते हैं, जी। सुबह कॉलेज जा नहीं पाते, जहन बोझल होता है, गलत आदतें पड़ जाती हैं, और अटेंडेंस कम होने लगता है, पढ़ाई नहीं होती, फेल हो जाते हैं। माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पैसे भेज रहे हैं हर महीना, बच्चा खा पी कर गलत आदतों में पड़ जाता है। तो मोबाइल एडिक्शन के बहुत से इश्यूज होते हैं। उनमें से एक इश्यू ये था कि एक लड़का जो है वो एक दीवानगी की कैफियत थी उस पर,
और फिर मैंने जब गुफ्तगू की तो उसने बताया कि मास्टरबेशन का वो आदी हो गया है और दिन में 20-20 मरतबा इस काम में लगता है। तो मैंने कहा कि ये तो काउंसलिंग लेवल से आगे की चीज़ है। देखिए काउंसलिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि किन इश्यूज़ को लेना है और कौन से इश्यूज़ हमारे लेवल से बाहर हैं। तो वो होता है बिल्कुल साइकियाट्री का इश्यू, मेडिकल इश्यू, मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। लड़के की उम्र 19-20 साल है। फिर मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटल का नाम बताया। मैंने कहा कि फ़ौरन इसे ले जाइए, वहाँ एडमिट कराइए। उन्होंने एडमिट कराया, 15-20 दिन वहाँ रहा। फिर लड़के के अंदर थोड़ी बहुत कमी आई। वो ड्रग देकर ज़हन को जो है मतलब उस आदत को निकालते हैं। निकल हाँ, तो काउंसलिंग में इस तरह की चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल हम नहीं कर सकते। हुँ। सर एक सवाल मेरा बिल्कुल अलग हट के है और ये केसेस तो आपके पास आते ही होंगे कि शादियाँ हो रही हैं और शादियों के बाद फ़ौरन तलाक के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं और इसमें इन हस्बैंड वाइफ में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन है? 2 सवालात हैं इसमें आपने जो किए हैं। नंबर 1 ये है कि मेरा भी ऐसा ख़्याल है जी। कि शादी के बाद जो है बहुत जल्द 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर डिस्प्यूट्स बाहर आ जाते हैं और तलाक की नौबत आती है, सेपरेशन की नौबत आ जाती जी। है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ की सूरत-ए-हाल यही है। पहले ऐसा समझा जाता था कि मुसलमान कम्युनिटी में सूरत-ए-हाल बेहतर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी करीब में मैंने एक जो शरी पंचायत है, ये दारुल क़ज़ा है, तो दारुल क़ज़ा के मुफ्ती साहब से मैंने पूछा, वो 30 साल से ये काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 30 साल पहले हमारे पास अगर 10 केस आएँ, तो उसमें 1 केस में तलाक होती थी, 9 केस ठीक हो जाते थे। हुँ। अब उन्होंने कहा उल्टा हो गया है, अब का ज़माना 10 केस जब आते हैं, तो हमसे एक ही केस को ठीक करने की सलाहियत है, 9 केसेस फेल हो जाते हैं। 9 केसेस तलाक पे खत्म हो जाते हैं 10 में। ये उनका कहना है कि अब इसका मतलब सोसाइटी की 10 शादियों में 9 शादी तलाक पे खत्म होती, ये नहीं है। डिस्प्यूट होने के बाद डिस्प्यूट। जो रेज़ोल्यूशन के लिए जाते हैं, उनमें से उसकी वजह उन्होंने बताई कि अब सब्र नहीं रहा, ना लड़के में सब्र है, ना लड़की में, टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। ये उनका तज्ज़िया था। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रूफ है कि सेपरेशन के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरे पास कल एक केस आया, अभी मैंने उसको डील नहीं किया है। उसमें यही कि पढ़े लिखे हैं दोनों हुँ, हुँ। और काफ़ी मतलब डिग्री का नाम भी नहीं लेना चाहता इसलिए कि लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन टॉलरेंस नहीं है, शादी के 1-2 महीने के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। आपने कहा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी। इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल ही है। पहले ज़माने में होता था जनरली मेल डोमिनेंट होता था, सख्ती वो करता था, औरत बेचारी मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब औरत भी डोमिनेट हो जाती है। मर्द बेचारा हो जाता है कभी-कभी। उस पर अफ़सोस होता है। तो अब दोनों ज़िम्मेदार हैं। दोनों में असल में प्रॉब्लम ये है कि पिछले ज़माने में रोल डिफरेंशिएशन होता था। अब वो रोल डिफरेंशिएशन कम होता चला गया। पहले औरत घर देखती थी, हुँ, हुँ। मर्द जो है बाहर जाता था कमाने के लिए। मर्द जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, मर्द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, औरत घर चलाती थी। वैसा नहीं, क्योंकि औरत भी अब कमाती है। तो अब उसका ये कहना है कि क्या ज़रूरी है कि सिर्फ मैं देखूं बच्चों को, आप भी देखें। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ मैं पकाऊं, आप भी पकाएं। क्या ज़रूरी है कि कपड़े मैं ही धोऊं, आप भी धोएं। तो अब वो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाने के नतीजे में मेल औरत से कमाना भी चाहता है और घर के काम भी लेना चाहता है। दुनिया बदल गई है, तो जी। उसको भी बदलना चाहिए। जी। तो सर अगर कहा जाए तो सर 3 कोई ऐसे उसूल बताएँ सर हैप्पी मैरिज मैरिज के, ताकि ये सारी सेपरेशंस खत्म ना हो तो कम से कम कुछ हद तक कम तो हो जाए। पहला उसूल हमारा ये है, अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो कुरान में जो 5वां पारा है वल मुहसनात, उसका जो फर्स्ट वर्स है, वल मुहसनात का मतलब ये हिस्न से है। हिस्न कहते हैं किला। कुरान ने बताया कि शादी क्यों करना चाहिए। औरत को किला में लाना है और किला की रानी बनाना है। हम किला के राजा हैं, उस किला के अंदर, उस फोर्ट के अंदर वो रानी है। ये हिस्न का मतलब ही ये होता है। तो औरत को रानी तस्लीम किया जाए, ये हैप्पी मैरिज का पहला लेसन है।
हमारे यहाँ औरत नौकरानी है। रानी और नौकरानी का जहन बदलने के साथ एटीट्यूड बिहेवियर बदल जाता है। अगर वो नौकरानी है तो पानी गर्म क्यों नहीं किया? मैं आने वाला था, पता है, खाना क्यों तैयार नहीं हुआ भाई? हमारी माँ की जो खिदमत करनी चाहिए, सुबह सुबह चाय पीती हैं वो 5 बजे ले आना चाहिए। अरे कपड़े कब से पड़े हुए हैं, कब धोगी? मतलब हमारा सारा ट्रीटमेंट, सारी गुफ्तगू वो नौकरानी के पस मंजर में। जब वो रानी होगी तो पलकों पे रखकर पालेंगे। जब वो नौकरानी होगी तो हम मास्टर हुए। जब वो रानी हुई तो हम राजा हुए। तो हमारा पैलेस बहुत शानदार चलेगा। नंबर 1 है ये। नंबर 2, ये समझना चाहिए कि दोनों की नफ्सियात अलग है। साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी अलग है, फीमेल साइकोलॉजी अलग है। इसको समझना है। एक मिसाल सिर्फ ये कि मेल हमेशा जो है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को मैरिज के सक्सेस से जोड़ता है। औरत को ये समझ में आना चाहिए। मेरे पास जो केसेस आती हैं उसमें औरतें 5-5, 6-6 महीने तक शौहर के रूम ही में नहीं आती। तो मेल साइकोलॉजी है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल मैरिज। औरत का ऐसा नहीं है। औरत की साइकोलॉजी क्या है, मर्द को समझना चाहिए। उसे प्यार और मोहब्बत के 2 बोल। सालन क्या बेहतरीन बनाया भाई तुमने। अरे आज का लिबास बहुत शानदार है तुम्हारा। अरे तुम्हारी वालिदा ने जो मीठा भेजा, गिफ्ट भेजा, बहुत अच्छा रहा। तारीफ चाहिए, मोहब्बत चाहिए उसे। वो मैरिज को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से रिलेट नहीं करती, जोड़ती नहीं। वो रिस्पेक्ट एंड लव से उसे तोलती है, मैटर करता है। ये दूसरी चीज है। एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझो। तीसरी चीज है कि एक दूसरे के बाउंड्रीज का एहतराम करें, रेस्पेक्ट करें। अगर मैं हूं तो मेरी बाउंड्री है कि मेरे वालिदैन में से मेरे घर में कौन रहेंगे, ये मेरी बाउंड्री है। मेरे घर में मेरे वालिद साहब आकर रह सकते, नहीं रह सकते। भाई साहब के घर में जाकर रह सकते, बहन के घर में रह सकते। इट इज माई बाउंड्री। अगर मैं बुलाकर रखना चाहूं तो ये मेरा इख्तियार है। मेरी बीवी मुझसे ये नहीं कह सकती कि क्यों आप ही रखते हैं भाई, बहन के घर भेजो, भाई के घर भेजो। शी कांट टेल। ये मेरी बाउंड्री है। मैं किसी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वीकली वहां चला जाता हूँ काम करने के लिए, वहां संडे। ये मेरी पर्सनल बाउंड्री है। शी शुड नॉट इंटरफियर। उसकी पर्सनल बाउंड्री है। एवरी वीक वो माँ के घर जाना चाहती है। उसे आजादी है भाई, उसकी माँ है, जाए, प्यार करे, मोहब्बत करे, खिदमत करे। मैं इंटरवीन नहीं कर सकता। उसकी आजादी है, उसकी एक बाउंड्री है। इसी तरह वो कोई ग्रेजुएशन करना चाहती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है। मैं नहीं कह सकता भाई शादी हो गई आप क्या पढ़ती हो। उसकी आजादी है, मुझे रेस्पेक्ट करना है, एहतराम करना है। अब दोनों के बीच की बाउंड्री है, वो फैमिली है। आपस में आपको तय करना है। मेरे चले जाने से क्या प्रॉब्लम होगा, उनके पढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे वालिद साहब के रहने से क्या प्रॉब्लम होगा। उसके बीच का रास्ता निकालें और हमारे दरमियान जो प्यार मोहब्बत है वो बाकी रहे। बाकी मेरी बाउंड्री में मैं आज़ाद, इनकी बाउंड्री में ये आज़ाद। ये जिस दिन हम समझेंगे, बाउंड्रीज का इन्फोर्समेंट करेंगे, हैप्पी फैमिली होगी। गुड पेरेंटिंग क्या है और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए बच्चों के ऊपर? देखिए, पॉडकास्ट में हम बहुत तफसील में नहीं जा सकते। गुड पेरेंटिंग क्या है, सिंपल समझ लें। गुड पेरेंटिंग क्या है? गुड पेरेंटिंग जो है, कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है। जो देना होता है वो लव देना है, बच्चों को रेस्पेक्ट देना है, उनके ईगो को डेवलप करना है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। उन्हें ये फीलिंग देना है कि योर फादर इज देयर ऑलवेज फॉर यू। स्कूल से फोन करेगी बच्ची, हम आप बड़ी परेशानी है, एग्जाम होने वाला है, पेट में मतली हो रही है, मौज उठ रहे हैं, वेव्स हो रहे हैं। इस बेटा, इसमें मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम लिखो, जितना नंबर आए आए, ना आए ना आए, आई एम देयर फॉर यू। मतलब देना है, सपोर्ट, लव। बच्ची स्कूल से आती है, मम्मी मम्मी आज हमारे स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो माँ एक सुने, उसको अप्रिशिएट करे। ये ना कहे भाई रोजाना तुम सेम कहानी सुनाती हो। तो मतलब ये है कि जब हम बच्चों को लव देते, रेस्पेक्ट देते, रिगार्ड देते, सपोर्ट देते, तो अच्छी पेरेंटिंग। एट द सेम टाइम कुछ डिमांड है हमारे घर के, कुछ कल्चर हैं, घर के कुछ एटिक्वेट्स हैं, वो उन्हें मालूम होना चाहिए। बड़ों का एहतराम करना चाहिए, समझे। घर में एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं हो सकती है, गालम गलौज नहीं हो सकता है। कुछ हम डिमांड करेंगे
पढ़ाई के सिलसिले में हमारे डिमांड ये नहीं होगा कि हमेशा 99 लाए। डिमांड ये होगा कि कुछ वक्त पढ़ने के लिए जरूर निकालना चाहिए। फेल भी होना हो तो पढ़ने के बाद फेल होना चाहिए, पढ़े बगैर नहीं होना है। तो डिमांड हमारा हो बच्चों के साथ कुछ, ये गुड पेरेंटिंग है। इन्हें कुछ देना है, कुछ लेना है। सर बच्चों पे प्रेशर देना कितना ठीक है? इंतहाई गलत है। मैं तो पेरेंट्स को कहता हूँ, मैं जब जाता हूँ तो कहीं मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं अमीन साहब हमारा बच्चा देखिए 12th एग्जामिनेशन करीब है, पढ़ता नहीं। हम पूछते हैं उनसे पढ़ना क्या जरूरी है, तो वो चौकन्ना हो जाते हैं, फिर कैसे जिंदगी होगी। फिर मैं बहुत से बड़े लोगों की मिसाल देता हूँ जो अंगूठा छाप हैं लेकिन बिलियनर हो गए। मैं क्रिकेट के बाद हीरोज के नाम लेकर बताता हूँ, इनकी पढ़ाई क्या है, क्रिकेट से पैसे कमा लिए, लाखों करोड़पति हो गए। पढ़ना है अगर बच्चे को तो मोटिवेट करें। आप डिग्रेड करेंगे, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तो और खराब है। कभी प्रेशर ना डालें। मेरे पास एक केस आया, एक लड़की, उसका बाप गल्फ में रहता है और इसको उन्होंने नीट में की तैयारी में लगा दिया, राजस्थान में कोटा में। कोटा। अब वो लड़की आई मेरे पास, बहुत जो है उसने कहा कि नहीं मेरा बेंट ऑफ माइंड नहीं है डॉक्टर बनने का, लेकिन अब्बू कहते हैं कि भाई हमने तुमको क्यों पाला पोसा बड़ा किया, जिंदगी में बनना चाहिए डॉक्टर। असल में क्या है मालूम है कि जहां हम फेल हो गए वो हमें एक शर्म रहती है जी, यस। और चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो बने, हम डॉक्टर नहीं बन सके तो वो बने। तो प्रेशर, आखिरकार बाप को भी मैंने बताया लेकिन वो माना नहीं। फिर 2 साल में लड़की जो है बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। फिर वहां से उसे निकाला गया और एक यूनिवर्सिटी में बीए हिस्ट्री में डाल दिया गया। अब बच्ची उसके बाद ठीक हो गई। तो प्रेशर देना तो इंतहाई गलत है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है और बच्चे नफ्सियाती तौर पर बीमार हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि किसी भी सूरत में हम अपनी मर्जी उन पर न थोपें, उनको जो बनना है वो बनने दें और 12th की उम्र तक हम उनको इतनी तालीम दे दें कि वो खुद अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकें। जी। पेरेंट्स के लिए सर वो 3 कौन से डॉन से जो करने चाहिए? नंबर 1 है कि पेरेंट्स को बच्चों की नफ्सियात को समझना चाहिए। किस उम्र में बच्चा क्या करता है, उसका मिजाज क्या है, समझना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स का कि बच्चे जब एडोलसेंस की उम्र को आते हैं 14-15 साल, तब वो टेस्ट करते हैं माँ बाप के पेशेंस को, और माँ बाप अब उससे वैसी चीजों का मुतालिबा करते हैं जैसे 4 साल 5 साल 6 साल की उम्र में करते थे। माँ बाप को नफ्सियात अगर मालूम है तो मालूम होना चाहिए 14-15 साल का बच्चा रिबेलियस होता है। 14-15 साल के बच्चे के पास आप डू कहें तो उसका मतलब है डोंट, डोंट। और आप डोंट कहें नहीं करना है तो उन्हें करने में मजा आता है। तो इसलिए नंबर 1 माँ बाप को डूज में दे मस्ट नो दिस साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन। ये आसानी समझ सकते हैं तकरीरों से, यूट्यूब से, किताबों से। नंबर 2 ये है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। माँ बाप बात ही नहीं करते, हर आदमी फोन में मसरूफ है। कल परसों फ्राइडे के दिन एक फैमिली आई काउंसलिंग में, हमने पूछा भाई वक्त देते हैं क्या बच्चों की तरबियत के लिए? एक बच्ची 11 साल की हो गई, एक बच्चा 7-8 साल का हो गया। वक्त ही नहीं है किसी के पास, बच्चों के पास बात करने के लिए। तो फिर बच्चों की तरबियत कौन करता है? यही करता है, यूट्यूब करता है, सोशल मीडिया करता है। तो दूसरी चीजें माँ बाप को चाहिए कम्युनिकेशन। एवरी डे बच्चों को मालूम है कि अब्बा हमसे 2 घंटे बात करेंगे, कहानी सुनाएंगे, ऑफिस की स्टोरी सुनाएंगे, मुल्क के हालात बताएंगे, बरसात के बारे में बात करेंगे, उनके बचपन के किस्से सुनाएंगे। बच्चों को मालूम होना चाहिए। तीसरा सर? नंबर तीसरी चीज ये है कि हमें समझते हैं माँ बाप का काम है हमेशा बच्चों को बचपन से सोशल बनाएं, पब्लिक में जाने का आदी बनाएं। आज के बच्चे ये है कि फोन और किनारा, घर, कमरा, बस इसके अंदर सीमित हो जाते हैं। तो सोशलाइज करने का मतलब है कम्युनिटी सेंटर्स में, मस्जिद जाएं, पार्क में जाएं, खेलें, अपार्टमेंट में जाएं। तो सोशलाइज कराना माँ बाप का काम है। आज का सबसे बड़ा इश्यू बच्चों का वो ये कि सोशलाइज नहीं होना चाहते। हम बचपन में क्या करते थे? गली में खेलते थे, लट्टू खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, दोस्ती होती थी, क्रिकेट खेलते थे। अब क्रिकेट भी फोन में खेल रहे हैं, फुटबॉल भी यही खेल रहे हैं, चेस भी यही खेल रहे हैं, समाज में जाते ही नहीं। तो डूज में से ये 3 चीजें। सर वायलेंस पेरेंटिंग को के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बुरा है। वायलेंट पेरेंटिंग जो होती है, बच्चों की मारपीट करना,
जलील करना, लेट डाउन करना बच्चों को, झगड़ा करना, चीखना चिल्लाना, इसके नतीजे में बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम यह है कि एक फादर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हमारा बेटा इंजीनियरिंग कर चुका है, लेकिन फॉरेन के लिए जाने के लिए कहते हैं फॉरेन जाने के लिए तैयार नहीं, नौकरी करने के लिए कहते हैं नौकरी के लिए तैयार नहीं। मेरी बड़ी कंपनी है, मैंने बनाई फैक्ट्री है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं बाहर काम ना करो, मेरी फैक्ट्री में आ जाओ, उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में शिकायत की। मैंने पूरा सुनने के बाद उनसे कहा कि देखिए मेरा समझना ये है कि आपकी पेरेंटिंग वायलेंट पेरेंटिंग रही होगी। मैं क्या मतलब है? मैं तो अपने बच्चे के बारे में कह रहा था। मैंने कहा नहीं, बच्चे के बारे में नहीं, मैं आपके बारे में कहता हूं, शायद आपकी पेरेंटिंग में मारपीट, गालम गलौज, वायलेंस रहा है। कहा कि बिल्कुल सही है अमीन साहब, आप कैसे बता दिए? मैंने कहा जो वायलेंट पेरेंटिंग करेंगे उसका नुकसान दो होता है। नंबर एक, बच्चे इनडिसाइसिव हो जाते हैं, दे कांट टेक डिसीजन। मुझे बिजनेस करना है कि नौकरी करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट करना है, मुझे इंडिया में रहना है फॉरेन में जाना है, डिसीजन नहीं ले सकते। इवन बाप की फैक्ट्री संभालना है, डिसीजन नहीं ले सकते, इनडिसाइसिव हो जाते हैं वायलेंट पेरेंटिंग के तहत बच्चे। दूसरा यह है कि वायलेंट पेरेंटिंग का नतीजा बच्चे वायलेंट होते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। अमेरिका में ये जो स्कूल में जाकर ठक 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 फायरिंग कर देते हैं, 10-20 बच्चों को मार देते हैं, उन बच्चों की जिंदगी की स्टडी ये बताती है कि वायलेंट पेरेंटिंग के अंडर में पले होते हैं, तो वो भी वायलेंट बनती है। तो वायलेंट पेरेंटिंग नुकसानदायक है माँ बाप के लिए। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि कभी भी, क्योंकि हम पेरेंट्स ही, तो ग्रेसफुल लेवल से कभी नीचे नहीं उतरना चाहिए। ना गाली देनी चाहिए बच्चों को, ना मारपीट करना चाहिए। हमें बात करने का तरीका आना है, संजीदगी के साथ बच्चों से बात करें। वायलेंट अगर करेंगे तो आपके बच्चों का भी नुकसान होगा, खुद आपका भी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए। तो ये थे अमीनुल हसन साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खुल करके बात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले शो में फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।